हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का, वो है बच्चों डेप्रिसिएशन। एक अहम चैप्टर है और बच्चों इजी भी है, और इसमें से एक सम बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ भी इस चैप्टर में से आ सकते हैं। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो इस चैप्टर को करना आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होती है और भी बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें, इससे पहले आप बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो बच्चों डेप्रिसिएशन क्या होती है? बच्चों पहली बात तो ये है कि ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स के ऊपर लगती है। फिक्स्ड असेट्स जैसे मान लो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, क्योंकि बच्चों जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। लॉन्ग लाइफ का मतलब ये है कि उनकी उम्र थोड़ा लंबी होती है, जैसे 5, 10, 15 साल। तो उनको यानी मशीनरी को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। यानी रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड गुड्स तैयार की जाती हैं बच्चों, तो मशीनरी का यूज़ किया जाता है। और जब गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है तो मशीनरी में नॉर्मल वियर एंड टियर होती है। यानी उस मशीनरी की साल दर साल जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है। फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जितनी कम होती है बच्चों, साल दर साल, उसी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी डेप्रिसिएशन ये हुआ, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जब कमी आती है, यानी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जब फॉल आता है साल दर साल, तो उसी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो बच्चों आगे है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, यानी डेप्रिसिएशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे बच्चों पहला है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्या है बच्चों? जब भी मशीन चलती है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, यानी गुड्स का मशीन की हेल्प से निर्माण किया जाता है गुड्स का, तो किसी भी मशीन के अंदर जब उसको यूज़ किया जाता है तो नॉर्मल वियर एंड टियर होती रहती है। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब होता है कि कभी कोई कलपुर्जा टूट गया या कोई मशीन खराब हो गई, तो उस वजह से ये जो प्रोसेस है नॉर्मल वियर एंड टियर का, ये किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को कम करता है बच्चों। यानी जैसे जैसे आप किसी फिक्स्ड असेट्स को यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से। उसके बाद है बच्चों पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम का क्या मतलब है बच्चों? आप किसी फिक्स्ड असेट्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर यूज़ नहीं भी करते हैं, यानी किसी भी मशीन को अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ भी नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल उसको रखा गया है, तो भी उसके ऊपर बच्चों डेप्रिसिएशन लगती है। साल दर साल उसकी वैल्यू कम होती है। अगर यूं ही मशीन पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर डस्ट या एटमॉस्फेयर खराब, रस्ट लगना मशीन को, ये मशीन की वैल्यू को कम करता है। तो पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी किसी भी मशीन की डेप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर मशीन को खाली रखा ही गया है
उसको चलाया नहीं जा रहा है तो भी उसकी वैल्यू डाउन होती है और उसके ऊपर फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे मौसम का खराब होना, रस्ट लगना, डस्ट पड़ना ऊपर। इस वजह से भी मशीन की वैल्यू में फॉल आता है बच्चों। उसके बाद है बच्चों ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब ये है कि बच्चों मार्केट के अंदर नई टेक्निक आती हैं और आपकी जो मशीन है वो मॉडल अगर पुराना हो चुका है, उसकी जगह पर कोई नई मशीन, नई टेक्निक की मशीन आ चुकी है, तो ऐसे में जो प्रोड्यूसर है वो अपनी पुरानी मशीन को उस नई मशीन से रिप्लेस करना चाहता है। यानी न्यू टेक्निक जो है वो आपकी पुरानी मशीन की वैल्यू और कम कर सकता है। तो ये भी एक कारण है डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करने का। उसके बाद है बच्चों लास्ट में एक्सपायरी। तो मशीन की एक उम्र होती है बच्चों, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो अपना टाइम पूरा कर लेने के बाद जब मशीन एक्सपायर हो जाती है, यानी मशीन जब बिल्कुल पुरानी हो जाती है, तो फाइनली उसको बेचा जाता है और जो लास्ट में मशीन बचती है, लास्ट में जो मशीन का वैल्यू होता है, उसी को उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये है कि जब मान लो एक मशीन की उम्र 10 साल है और उस मशीन ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो फिर जो लास्ट में मशीन बचेगी, जितनी वैल्यू की बचेगी बच्चों, वही उसकी वो स्क्रैप वैल्यू है। तो एक्सपायरी की वजह से भी जो है डेप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बच्चों ये है कि नीड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों है कि ये जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले बच्चों वजह है इसकी करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। क्योंकि बच्चों जितनी डेप्रिसिएशन होती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है ताकि करेक्ट प्रॉफिट फाइंड किया जा सके, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया जा सके। अगर डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो फर्म का प्रॉफिट, यानी उस प्रोड्यूसर यानी उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे हम, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें प्रॉफिट के बारे में एक्यूरेसी पता चलेगी कि उस फर्म को, उस इंडस्ट्री को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद बच्चों करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर हम डेप्रिसिएशन को किसी भी चीज के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें प्लस नहीं करेंगे अगर, तो हमें उस चीज की जो निर्माण कॉस्ट है यानी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो एक्यूरेटली पता नहीं चलेगी और फर्म को लॉस उठाने पड़ेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड नहीं की गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड करने के लिए भी डेप्रिसिएशन उसके अंदर प्लस की जाती है। उसके बाद बच्चों है जो ट्रू वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ट्रू वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की ट्रू वैल्यू, जो उसकी सही वैल्यू है, वो हमें पता नहीं चल पाएगी। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। उसके बाद है बच्चों के करेक्ट असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की जो असेसमेंट है उसको करने के लिए भी डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी प्रोड्यूसर ने अगर चीज का प्रोडक्शन किया है तो उसकी मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है और वो प्रॉफिट और लॉस का, यानी उस प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा है, यानी ये एक तरीके का लॉस है उसका। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करने से क्या होगा बच्चों कि उसका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। अगर उसका प्रॉफिट कम होगा तो उसके ऊपर जो टैक्स की असेसमेंट है वो उसी हिसाब से ही की जाएगी। उसके बाद है बच्चों प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। डेप्रिसिएशन इसलिए भी लगाई जाती है, यानी डेप्रिसिएशन की इसलिए भी जरूरत है
क्योंकि हमें एक फंड तैयार करना होता है बच्चों, जिसको डेप्रिसिएशन फंड कहा जाता है। वो फंड इसलिए तैयार किया जाता है कि मशीन को रिप्लेस करने में हेल्प मिलती है, यानी प्रॉफिट और लॉस में से, यानी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके डेप्रिसिएशन फंड के अंदर डाला जाता है, ताकि अपनी मशीन जब अपनी उम्र को पूरी कर लेगी, यानी वो मशीन जब एक्सपायर हो जाएगी, तो उस मशीन की जगह पर एक नई मशीन को रिप्लेस किया जा सके उस डेप्रिसिएशन फंड की वजह से। और बच्चों ये हैं कुछ कारण जिसकी वजह से हमको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। उसके बाद है बच्चों डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर क्या फर्क होता है। बच्चों फिक्स्ड असेट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल, एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स के ऊपर जब उसकी वैल्यू डाउन होती है तो उसको कहा जाता है बच्चों डेप्रिसिएशन, और जब इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो उसको बच्चों कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बच्चों दो मेथड्स होते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। यानी जो स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है बच्चों, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है। इस मेथड के अंदर क्या होता है बच्चों कि जितना भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है, जैसे 10%, 12%, 8%, 6%, जितना भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हर साल मान लो इस मशीन की उम्र 10 साल है, तो अगर आपको उस 10 साल में से 4-5 साल का या मान लो 10 साल का ही अकाउंट तैयार करना है, तो हर साल उतनी डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी जितनी डेप्रिसिएशन आपने पहले साल लगाई है। मान लो एक मशीन 1 लाख रुपए की है और उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों 10% है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 रुपीज़ बैठी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उस मशीन की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपया कम होगी और 10 साल के बाद उस मशीनरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले साल जितनी डेप्रिसिएशन लगाई है हर साल उसी डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं, उतनी ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो बच्चों उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है या बच्चों उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है या उसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा जाता है। उसके बाद बच्चों दूसरा मेथड जो है वो आपको है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या उसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। डिमिनिशिंग वैल्यू बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो मशीन का बैलेंस होता है, जैसे आपकी मशीन 1 लाख रुपए की थी और आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था बच्चों वो 10% था, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज़ बैठा, तो पहले साल के एंड के अंदर जो उस मशीन की वैल्यू बचेगी 1 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 90,000 रुपीज़, तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी वो उस बैलेंस के ऊपर लगाई जाएगी, यानी 90,000 के ऊपर लगाई जाएगी। फिर उससे अगले साल 90,000 में से जितनी डेप्रिसिएशन बनती है वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। ऐसे रिपीट किया जाएगा हर साल बच्चों, बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, तो उसको कहा जाता है बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता चला डेप्रिसिएशन क्या होती है, आपको पता चले ऐसे फैक्टर्स जो किसी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन को अफेक्ट डालते हैं, और आपको पता चला है कि डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको ये भी पता चला है बच्चों कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और आपको पता चला है कि बच्चों कि किसी भी
फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के, कैलकुलेट करने के मेथड्स आपको, यानी +1 क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं। तो बच्चों 2 मेथड्स हैं, याद रहे। एक है आपको बच्चों फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा जाता है, और उसी को ही बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। और दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसी को ही रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। ये दोनों मेथड से हम आगे सम करने वाले हैं, और इसके बाद आपको ये पता चलने वाला है कि डेप्रिसिएशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या एडवांटेजेस हैं और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। बच्चों बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के जो एडवांटेजेस हैं बच्चों, वो है कि ये मेथड जो है बच्चों ये वेरी सिंपल है, बहुत आसान सा मेथड है बच्चों। पहले साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, हर साल उसी डेप्रिसिएशन को जो है वो लगाया जाता है। हर साल वही डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, इसलिए सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है ये, कि पहले साल जो डेप्रिसिएशन आपने फाइंड कर ली है बच्चों, हर साल उसी डेप्रिसिएशन को ही लगाया जाता है, यानी उस मशीन के ऊपर उतनी डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। और दूसरा जो एडवांटेज ये है बेटा बच्चों कि ये इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कि डेप्रिसिएशन उस मशीन के ऊपर कितनी लगेगी उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है आपको, जैसे 10%, 5%, 10%, 8%, जो भी परसेंट दिया गया हो, और जितनी वैल्यू ऑफ मशीन है आपके पास, जैसे 1 लाख रुपया, तो उसका उतना परसेंट निकाल लिया जाता है पहले साल। जैसे मान लो 1 लाख की मशीन है, उसका 10%, 10,000 रुपीज़, तो हर साल वही डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। इतना आसान है उसको कैलकुलेट करना। और अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन है तो भी इजी है। तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ मशीन जो दी गई है आपको, जैसे मान लो वैल्यू ऑफ मशीन 1 लाख है और उसकी एज है 10 ईयर्स, तो जितनी भी वैल्यू ऑफ मशीन है बच्चों, उसको उसकी एज से डिवाइड कर देना है। एज से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी। मान लो 1 लाख रुपए की मशीन है और उसका 10 ईयर्स एज है, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा बच्चों। ये 10,000 जो आया है ये है डेप्रिसिएशन, जिसको हर साल उस मशीन के ऊपर लगाया जाएगा। इतना आसान है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना। और तीसरा जो एडवांटेज है यह है बच्चों कि इक्वल इफेक्ट ऑन प्रॉफिट है, क्योंकि हर साल 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल प्रॉफिट में से 10-10 हज़ार माइनस किया जाएगा, है ना बच्चों। तो हर साल जो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट है वो इक्वल है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है। हर साल 10-10 हज़ार में से 10-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस को उतनी डेप्रिसिएशन से डेबिट किया जाएगा बच्चों, है ना बच्चों, यानी माइनस किया जाएगा डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू में से उतनी डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी। इसलिए हर साल प्रॉफिट के ऊपर सेम इफेक्ट है, ये एडवांटेज है इसका। और चौथा एडवांटेज ये है कि लास्ट में बच्चों जीरो बुक वैल्यू रह जाती है उस मशीनरी की। जैसे आपके पास 1 लाख की मशीन है और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और आपने 10% 1 लाख का 10-10 हज़ार रुपया हर साल मशीन के जो डेप्रिसिएशन लगानी है, यानी उस मशीन की वैल्यू को हर साल 10-10 हज़ार रुपये कम करना है, तो 10 साल के बाद क्या बचेगा बच्चों, उस मशीन की वैल्यू जीरो बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरी मशीन को राइट ऑफ कर दिया है, और ये एक अच्छी बात है, ये इसका एडवांटेज है कि लास्ट में जो मशीन की बुक वैल्यू रह जाती है वो जीरो रह जाती है। यही आगे जा करके डिसएडवांटेज भी बनने वाला है बच्चों। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों अगर 1-2 मशीनें हों तो कैलकुलेशन करना आसान है। अगर बहुत सारी मशीनें हों और बहुत सारी मशीनों की डिफरेंट एजेस हों, है ना बच्चों, तो फिर मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है, यानी उस फिक्स्ड असेट्स की जो डेप्रिसिएशन है, उसको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है।
एक दो चार मशीनें होने से तो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन्स हैं, तो फिर ये मेथड काम नहीं आता है बच्चों। तो फिर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर मशीन की एज अलग अलग होती है ना बच्चों। तो इतनी मशीनें हैं, सबकी एज अलग अलग है, और फिर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और उसके बाद रिपेयर चार्जेस, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मशीन जितनी पुरानी होती जाती है बच्चों, तो उसके ऊपर रिपेयर ज़्यादा लगती है, पहले के मुकाबले में ज़्यादा लगेगी। पहले हमने पहले साल में 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाई है, तो तब तो नई मशीन थी, उसके ऊपर कोई रिपेयर चार्जेस ज़्यादा नहीं आए। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी, उसके ऊपर रिपेयर्स जो है, रिपेयर का खर्चा वो ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए ये कंसेप्ट मैच नहीं करेगा। डेप्रिसिएशन हम कम लगा रहे होंगे और उसके ऊपर रिपेयर्स तो ज़्यादा हो रही होंगी, तो रिपेयर चार्जेस को इग्नोर किया जाएगा वहाँ पर। लेस प्रेशर ऑन अर्लियर ईयर्स, शुरू में तो लेस प्रेशर होता है प्रॉफिट पर, है ना बच्चों। शुरू में जो मशीन की जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम, वो तो लेस प्रेशर है। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी, जैसे 1 लाख की मशीन थी तो भी 10,000 मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी, और अगर वही मशीन 20,000 की रह जाएगी, तो 20,000 के ऊपर हम 10,000 मशीन की डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वो न्याय संगत नहीं है। तो 20,000 के ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन लगाना, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 50% बैठ गया बच्चों। तो इस प्रकार से ये कुछ ठीक नहीं है। यानी शुरू में तो लेस प्रेशर है, लेकिन आगे जैसे जैसे मशीन बढ़ती जाती है, वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जाता है। डिफिकल्टी इन स्क्रैप वैल्यू, जैसे कि आपने एडवांटेज में देखा है कि मशीनरी की बुक वैल्यू 0 रह जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मशीन को फेंक दिया जाता है। अगर मशीन की वैल्यू 0 बच गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मशीन को फेंक देना चाहिए, लेकिन उसको फेंका तो नहीं जाता है ना, उसको बेच दिया जाता है। वो बेचा जाता है तो जितना वापस पैसा मिलता है वो स्क्रैप वैल्यू होनी चाहिए उसकी। तो स्क्रैप वैल्यू को निकालना भी एक डिफिकल्ट काम है इस मेथड के अंदर। और उसके बाद है बच्चों, ये अनरियलिस्टिक है ना बच्चों। स्क्रैप वैल्यू का फाइंड नहीं होना, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं कर पाना आसानी से, ये अनरियलिस्टिक है। असल में ऐसा नहीं होता है। तो ये हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ एडवांटेजेस और कुछ हैं डिसएडवांटेजेस। बच्चों ये रहे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के। जो दूसरे वाला मेथड है बच्चों, इससे पहले वाला हमने जो किया है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किए हैं। अब जो दूसरा मेथड है बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या उसको कहा जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है बच्चों, वो है वही इजी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन करना बहुत आसान है कि आपको पता है कि जो मशीन का बैलेंस बचा है, हर साल का जो बैलेंस बचा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है। जितना भी रेट आपको दिया गया है डेप्रिसिएशन का, जैसे पहले साल आपने 1 लाख के ऊपर 10% निकाला 10,000, फिर 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो मशीन की वैल्यू बची 90,000। अब 90,000 के ऊपर 10% लगाना है, 9,000। ऐसे वो कम होती जाएगी बच्चों। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और दूसरा इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट है। प्रॉफिट के ऊपर इक्वल बर्डन है। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी ना बच्चों, वैसे वैसे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी, है ना बच्चों। तो जो प्रॉफिट है हमारा, यानी जो इनकम है हमारी, उसके ऊपर इक्वल बर्डन पड़ने वाला है। जब मशीन नई है तो ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है, जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती जाएगी तो बर्डन कम होने वाला है, मशीन पुरानी हो जाएगी तो बर्डन भी कम हो जाएगा बच्चों, है ना, प्रॉफिट के ऊपर। तो इक्वल बर्डन पड़ने वाला है मशीन प्रॉफिट के ऊपर। नेवर रिड्यूस टू जीरो, इस मेथड से मशीनरी की जो वैल्यू है बच्चों, वो कभी जीरो नहीं होती है। ये इसका एडवांटेज है। इससे पहले वाले मेथड में आपने किया है कि उसकी वैल्यू 0 हो गई थी, जो कि अनरियलिस्टिक था। और इसमें क्या है कि किसी भी मशीन की वैल्यू 0 नहीं होने वाली है। तो ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद ये जो मेथड है बच्चों, ये वाला, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ये जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं हमारी,
यानी जो टैक्स अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हैं, उनके द्वारा यही मेथड एक्सेप्टेबल है। ये एडवांटेज है, यानी वो इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इससे पहले वाला जो मेथड आपने लगाया है, किया है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी जल्दी से। इस मेथड को आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है बाय टैक्स अथॉरिटीज, और ये इसके एडवांटेजेस रहे। इजी कैलकुलेशन है, इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट है बच्चों, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है, और टैक्स अथॉरिटीज जितनी भी हैं उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अनरियलिस्टिक है, ये अनरियलिस्टिक है कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसकी वैल्यू आप यूज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसकी एज खत्म हो जाए और उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, है ना बच्चों? ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो कभी ना कभी उसकी वैल्यू तो ख़त्म होनी ही है। तो ये कहना कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ये अनरियलिस्टिक सा लगता है। डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इससे पहले वाले मेथड के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालना आसान था। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम होती जाती है बच्चों, है ना? और कम होती जाती है, तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन नहीं है तो फिर इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये है बच्चों ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको और क्लियर होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन कौन से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये सब हम अब आगे सीखने वाले हैं बच्चों। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल सम को सॉल्व करना शुरू करें, उससे पहले भी आपको कुछ बेसिक सीख लेने चाहिए बच्चों। कई बार क्या होता है कि बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो कोई ना कोई डाटा अवेलेबल होता है आपके पास, जिससे आप डेप्रिसिएशन को फाइंड कर सकते हो। तो एक छोटे से डाटा के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको डेप्रिसिएशन को कैसे फाइंड कर सकते हो। बच्चों ये मशीनरी जो परचेज की गई है वो है 90,000 रुपीज़ की। 90,000 की एक मशीन को परचेज किया गया है और उसके ऊपर फ्रेट पे किया गया है। फ्रेट मीन्स मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो किराया भाड़ा खर्च होता है वो पे किया गया है 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ पे किया गया है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब ये है कि उस मशीन को फैक्ट्री के अंदर जिस जगह उसको फिट करना था, तो उस फिट को वहाँ फिट करने के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो खर्चा आया है बच्चों, वो आया है 5,000 रुपीज़। तो ये जो खर्चे हैं बच्चों, फ्रेट है, वेजेस हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये मशीन के ऊपर ही खर्चा आया है। तो इसलिए मशीन की जो वैल्यू है उसमें ये प्लस किए जाने चाहिए, उसके अंदर प्लस किए जाने चाहिए। ठीक है बच्चों? और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस के अलावा अगर कोई और खर्च हुआ है तो वो भी उसके बीच में ऐड होना चाहिए। और यहाँ पर एज ऑफ मशीन जो दी गई है बच्चों, उस मशीन की जो एज है वो 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स, 10 साल उस मशीन की वैल्यू है। और हम ये मान लेते हैं कि मशीनरी को परचेज किया गया है 95,000 की, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू वो भी गिवन है। स्क्रैप वैल्यू है बच्चों ₹5,000 रुपीज़। तो एक बार क्वेश्चन आप फिर देख लो बच्चों कि मशीनरी जो परचेज की गई है वो 95,000 की है, और उसके ऊपर जो फ्रेट पेड किया गया है वो 5,000 रुपये का है, और जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी 5,000 रुपये के हैं। तो ये समझाया गया है बच्चों आपको कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, फ्रेट है, वेजेस है, या कोई और एक्सपेंसेस हैं, वो मशीन की वैल्यू में ऐड किए जाएंगे, तभी उस मशीन की टोटल वैल्यू पता चलेगी। ठीक है बच्चों? और साथ में स्क्रैप वैल्यू दी गई है, और साथ में एज ऑफ मशीन गिवन है। तो आप फिर डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करने वाले हो?
तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वैल्यू ऑफ मशीन माइनस में बच्चों स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जितनी है वो माइनस कर देना है और डिवाइड करना है एज ऑफ मशीन से। तो बच्चों यहाँ वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, एक तो है 95,000 खर्च किया है उसने, एक 5,000 रुपये के फ्रेट दिए हैं, एक 5,000 रुपये के इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हैं, है ना बच्चों, और माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, वो भी है 5,000, और एज ऑफ मशीन बच्चों दिया गया है 10। तो 95, 5, 1,05,000 और माइनस में स्क्रैप वैल्यू 5,000 और ये आ गया है बच्चों 10 और ये बच गया है 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया है 10,000। ये डेप्रिसिएशन आया है बच्चों आपका हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड से। हर साल आपको कितनी मशीन का डेप्रिसिएशन लगाना है, मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन लगानी है बच्चों, 10,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन को फाइंड कर सकते हो अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है। तो ये जो 10,000 आया है ये बच्चों हर 1 साल का डेप्रिसिएशन है, यानी हर साल आप 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो आप एक बार फिर देख लो बच्चों कि वैल्यू ऑफ मशीन में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है। वैल्यू ऑफ मशीन निकालने के लिए जितने की मशीन को परचेज किया गया है उसमें अगर वेजेस कोई फ्रेट पे किया गया है तो वो प्लस करना है, अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं तो वो भी प्लस करने हैं। प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा वो वैल्यू ऑफ मशीन कहलाएगा। उस वैल्यू ऑफ मशीन में से आपको बच्चों स्क्रैप वैल्यू जो है वो लेस करनी है। स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद जो फिगर आएगा उसको एज ऑफ मशीन से डिवाइड करना है, और एज ऑफ मशीन से डिवाइड करने के बाद जो भी डेप्रिसिएशन आएगी बच्चों वो आपको हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड है अगर तो हर साल आपको इतनी डेप्रिसिएशन लगानी होगी। और अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो बच्चों 100 लगाना है ऊपर और नीचे लगाना है एज ऑफ मशीन, है ना बच्चों। तो ये 100 और एज ऑफ मशीन जैसे है 10 तो ये आ गया है 10%, है ना बच्चों। तो आपकी मशीन की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख आया है ना बच्चों, देखो 1 लाख आया है ये। 1 लाख का 10% कितना बैठता है 10,000 रुपीज़। अगर आपको ऐसे कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आपको वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है और एज ऑफ मशीन गिवन है, तो आप इस तरीके से भी अगर रेट फाइंड करना चाहते हो तो रेट भी फाइंड किया जा सकता है। 100 से एज ऑफ मशीन को आप डिवाइड कर दो। अगर मान लो कि एज ऑफ मशीन 20 ईयर होती तो 100/20 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता। तो इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। और अगर आपको स्क्रैप वैल्यू वगैरह, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह, कैरिएज है, वेजेस हैं, फ्रेट है, ये गिवन होगा तो वो प्लस करके टोटल वैल्यू ऑफ मशीन फाइंड कर लेना है और उसके बाद उस एज ऑफ मशीन से डिवाइड करोगे तो ये रेट नहीं है, ये है डेप्रिसिएशन। इतनी डेप्रिसिएशन आपको हर साल लगानी होगी। और अगर आप रेट फाइंड करना चाहते हो तो फिर रेट ऐसे फाइंड किया जा सकता है। एक और बात बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मान लो जो फाइनेंशियल ईयर है वो किसी का 1/4 को शुरू हो रहा है, 1/4। अगर वो 1/4 को मशीन परचेज करता है और इस ईयर की क्लोजिंग हो रही है 31/3 को, है ना बच्चों। 1/4 का ओपनिंग है और 31/3 का क्लोजिंग है, या फिर 1/1 का ओपनिंग है
और 31/12 का क्लोजिंग है ना बच्चों। ये 2 मेन ईयर चलते हैं। और अगर वो 1/4 को मशीन परचेज करता है, यानी फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, तो आप तो 1 साल की डेप्रिसिएशन लगाओगे, और 1 साल की डेप्रिसिएशन लगनी भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर तो 1/4 से शुरू हो रहा है और उसकी क्लोजिंग हो रही है 31/3 को, लेकिन उसने मशीन जो परचेज की है बच्चों, वो की है 30 जून को, मान लेते हैं 30 जून को, तो 30 जून को 1 जुलाई समझा जाएगा, है ना बच्चों। तो उसने मशीन को परचेज किया है 1 जुलाई को, तो अब यहां उसने मशीन को परचेज 1/4 को नहीं किया है, 1 जुलाई को किया है। तो 1 जुलाई से लेके 31/3 तक जब वो क्लोज हो रहा है ईयर, उतने तक का जितना पीरियड बैठता है बच्चों, 9 मंथ का पीरियड बैठता है, तो पहले साल आपने 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है ना बच्चों। पहले साल 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है। और अगर मान लो पीरियड 6 महीने बैठता है, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी है, पहले साल की बात कर रहा हूं बच्चों में। और अगर पूरा साल बैठता है तो पूरे साल की लगानी है। अब पहले साल में तो डेप्रिसिएशन आपने 9 महीने की लगाई, लेकिन उसके बाद अगले साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, उससे अगले साल भी पूरे साल की, फिर आगे पूरे साल की लगानी है। लेकिन पहले ईयर में आपको देखना होगा कि मशीन को परचेज कब किया गया है। परचेज जिस डेट को किया गया है, उस डेट से क्लोजिंग तक जितना पीरियड बैठता है बच्चों, उतनी डेप्रिसिएशन आपको उसके ऊपर लगानी होगी। अगर 9 महीने का टाइम पीरियड है तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, 6 का है तो 6 की लगेगी, 5 का है तो 5 की लगेगी, 3 का है तो 3 की लगेगी, है ना बच्चों। ये चीज आपको देखनी होगी। तो ये चीजों का आप ध्यान रखोगे अगर, तो फिर प्रैक्टिकल सम करना मुश्किल नहीं होगा। तो ये बच्चों फिर से आप समझ लो कि डेप्रिसिएशन आपको कैसे लगानी है। वैल्यू ऑफ मशीन आपको निकालना है। वैल्यू ऑफ मशीन में आपको फ्रेट, वेजेस, कैरिएज, इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कर देने हैं और स्क्रैप वैल्यू लेस कर देनी है। स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद जो फिगर आएगा उसको एज ऑफ मशीन से डिवाइड करना है। एज ऑफ मशीन को डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर आएगा वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और अगर आपको रेट फाइंड करना है तो 100 अपॉन में एज ऑफ मशीन लगा देना है और फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये डेट का भी आपने ध्यान रखना है कि मशीन को कब खरीदा जाता है, कब खरीदा गया है, कब बेचा गया है। जब बेचा गया है तब भी पीरियड का ध्यान रखना है बच्चों, है ना बच्चों। जब बेचा गया है मशीन को, क्योंकि कई बार वो मशीन को बेच भी देगा, बेच के और नहीं ले लेगा, है ना बच्चों। तो जब खरीदा गया है का तो समझ गया, और जब बेचा है उसने तो भी पीरियड का ध्यान रखना है। पीरियड का ध्यान रख के ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है, तभी एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस उस मशीन का पता चलेगा सेल करने के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, वो बच्चे जरूर से ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल सम लेकर के। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।